आइए आज से हम नाइन्थ की मैथ्स का चैप्टर 1 शुरू करते हैं। और ये पूरी तरह जैसे कि आप जानते हैं हिंदी माध्यम के लिए हमने इस कोर्स को बनाया है। तो इसमें सबसे पहला जो चैप्टर है संख्या पद्धति का यानी नंबर सिस्टम। इसमें कुल जो लर्निंग आउटकम्स है वो कुल 7 हैं, हालांकि इसके अलावा भी क्वेश्चंस होंगे। तो सबसे पहले हम इस लेसन के माध्यम से शुरू करते हैं 1.1 यानी संख्या पद्धति की अवधारणा। इसमें वाकई में संख्या पद्धति किस किस तरह की होती है और इस संख्याओं के प्रकार क्या होते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। प्यारे बच्चों, हम जानते हैं संख्या पद्धति की में जब भी कभी किसी क्लास में मैथ्स पढ़ी जाती है तो सबसे पहला चैप्टर इसी का होता है यानी संख्या पद्धति ही होती है। और इसमें कई तरह की संख्याओं को पढ़ा जाता है। अब चूंकि इसके पहले क्लास 8th तक आप लोगों ने बहुत सारे गणित में इस तरह की अवधारणाएं पढ़ी हैं, तो उन सभी को हम यहाँ पर रिवाइज भी करेंगे और तैयार करेंगे 9th का जो एक्चुअल सिलेबस है उसका बेस। तो प्यारे बच्चों, हम जानते हैं कुल 6 प्रकार की संख्याएं हम इसके पहले आपने पढ़ी होंगी। इसके अलावा भी बहुत सारी संख्याएं जैसे सम और विषम संख्याओं के बारे में की अवधारणाएं भी आपने देखी होंगी, लेकिन मूल रूप से इन संख्याओं को ही पढ़ा जाता है। सबसे पहले होती है प्राकृत संख्या जिसे कि नेचुरल नंबर कहा जाता है। उसके बाद होती है पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। उसके बाद पूर्णांक संख्या यानी इंटीजर्स, और फिर परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर्स, और फिर अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर्स, और सबसे अंत में होती है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या इसमें पूरी तरह की जितनी भी कैलकुलेशन, मैथमेटिकल कैलकुलेशन हो चाहे साइंटिफिक कैलकुलेशन हो, हर किसी में जब कई कई तरह की संख्या हैं जब पढ़ते हैं तो वो सभी की सभी वास्तविक संख्या ही होती हैं। तो इस तरह इस लेसन के माध्यम से हम शुरू करते हैं प्राकृत संख्या यानी कि नेचुरल नंबर्स। तो आइए बच्चों, हम देखते हैं सबसे पहले शुरुआत में प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। तो हमने यहाँ पर कुछ लिखा भी हुआ है, आप इसे पढ़ भी सकते हैं और हमारी बातें भी सुनते रहें। और हम इसको इंटरेक्टिव भी करना चाहते हैं। प्लीज़ आप कमेंट्स भी करते रहें कि आपको इस तरह के कंटेंट्स आपको कैसे लग रहे हैं। तो चलिए देखते हैं प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। जब किसी वस्तु, व्यक्ति या अन्य सामग्रियों की गिनती की जाती है तब प्राकृतिक रूप से जिन संकेतों का प्रयोग किया जाता है वह प्राकृत संख्या कहलाती है। इन्हें गणन संख्याएं भी कहते हैं यानी काउंटिंग नंबर्स। तो प्यारे बच्चों, हम जब भी किसी की गिनती करते हैं ना, चाहे वो कुछ भी हो, कोई व्यक्ति हो, कोई वस्तु हो, यानी कोई भी सामान हो, जब उनकी नेचुरली हम काउंटिंग करते हैं तब हम इन संख्याओं का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले ये शुरुआत कहाँ से होगी? 1 से ही होगी ना। 1 2 3 4 5, ये बिल्कुल सिंपल वे में हम कहें। अब कोई बहुत ज़्यादा वेल एजुकेटेड ना भी हो तो उनसे भी यदि हम पूछें कि भाई गिनती शुरू करनी है, कोई सामान है, तो वो गिनती कैसे शुरू करेंगे? तो 1 से ही करेंगे ना। और ये चूंकि बात की बातें हैं कि ये धनात्मक होंगी, ये ऋणात्मक होंगी, लेकिन ये नेचुरली प्राकृतिक रूप से ऐसी ही संख्याएं हम मानते हैं। ये होती हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये लगातार बढ़ती चली जाएंगी। हम यहाँ पर इन संख्याओं की ही बात कर रहे हैं। इनको प्रदर्शित कैसे करते हैं वो हम गणितीय रूप में करते हैं। जब इनका उपयोग करते हैं ना तब इन्हें लिखते हैं। अब आप सोचते होंगे कि भाई 10 में तो शून्य आता है, अब आपने इसमें तो शून्य रखा ही नहीं। नहीं, शून्य एक संख्या जरूर है लेकिन वो प्राकृत संख्या नहीं है। अब यहाँ पर 10 तो आता है लेकिन 10 प्राकृत संख्या है। अब 10 में शून्य है। अब आप कहेंगे कि भाई 10 में शून्य है तो शून्य प्राकृत संख्या क्यों नहीं है? हाँ, ये बिल्कुल हमें याद रखना पड़ेगा कि 10 प्राकृत संख्या अवश्य है, लेकिन उसका जो शून्य है वो प्राकृत संख्या नहीं है। वास्तव में ये जो 10 बना ना, ये पहले ही बन चुका था। अब इसको लिखा कैसे जाए? जब ये पूर्ण संख्या आई, जब शून्य की अवधारणा सामने आई, तब 10 को लिखने का तरीका लोगों को समझ में आया था। लेकिन इन सबको बोला तो जाता रहा होगा किसी न किसी तरीके से कि भाई 10 भी होता है, 20 भी होता है, 100 भी होता है। तो ये सब प्राकृत संख्याएं होती हैं। तो अभी हमें ना धनात्मक की तरफ ध्यान देना है ना ऋणात्मक की तरफ ध्यान देना है, बस गिनती की तरफ ध्यान देना है, काउंटिंग्स की तरफ ना हमें ध्यान देना है। अब जब इन सभी प्राकृत संख्याओं को हम पढ़ते हैं ना, अब इसके आधार पर बहुत सारे प्रश्न आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़े होंगे। भाई क्या क्या प्रश्न हो सकते हैं? तो प्राकृत संख्या सदैव कहाँ से शुरू होती है? 1 से शुरू होती है, बिल्कुल ठीक। अब सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी होती है? 1 होती है, ये हमें याद रखना है। अब इसके अलावा जब सबसे छोटी यहाँ पर दिया है तो सबसे बड़ी? जी नहीं, सबसे बड़ी तो संभव ही नहीं है, हम कैसे लिखेंगे? अब आप इस गिनती को लगातार आगे बढ़ाते चले जाइए ना, कहाँ तक बढ़ाएंगे? बहुत आगे तक। ये 10 होगा, 100 होगा, 200 होगा, 1000 होगा, 2000 होगा, 10,000 होगा, फिर लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। और हिंदी में अगर हम पढ़ रहे हैं ना तो बहुत आगे तक जाएगा। करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पद्म, 10 पद्म, तो ये बहुत सारी हो जाती हैं। तो इस तरह ये प्राकृत संख्याएं होती हैं।
अब उसके आगे भी तो संभव हो सकता है ना, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, अब हमें तो सिर्फ समझना है। अब इसके बाद हम देखते हैं किसी भी प्राकृत संख्या के दाईं ओर की संख्या एक अधिक होती है, इसे परवर्ती यानी सक्सेसर कहते हैं। अब प्यारे बच्चों आप ध्यान से देखिए, 1 2 3 4 5 6 लिखा है ना, तो इसकी दाईं ओर, 1 की दाईं तरफ क्या है, 2 है, 2 के दाहिनी तरफ 3 है, 3 के दाहिनी तरफ 4 है। तो जैसे ही हम राइट साइड में बढ़ते जाते हैं इस तरफ, तो वो एक एक बढ़ते जाता है, तो उसे हम कहते हैं परवर्ती यानी कि सक्सेसर। अब ठीक इसी तरह कोई भी प्राकृत संख्या हम ले लें और उसकी बाईं ओर चले लेफ्ट में, तो वो एक कम हो जाएगी। जैसे कि 6 के लेफ्ट में चलें बाईं ओर, तो एक कम हो जाएगा यानी 5, 5 से एक कम 4, 4 से एक कम 3, 3 से एक कम 2, 2 से एक कम 1, लेकिन 1 से एक कम ओहो नहीं होता। तो अब प्राकृत संख्याओं की बाईं ओर यदि हम एक कम करें ना, तो उस संख्या को क्या कहते हैं, जैसे कि 5, 5 6 का पूर्ववर्ती होगा, इसे क्या कहेंगे, पूर्ववर्ती। यदि हम बैक साइड में जाएं, पीछे जाएं, तो उसे पूर्ववर्ती कहते हैं, यानी कि इंग्लिश में प्रेडिसेसर। अब यदि एक प्रश्न पूछ लिया जाए, एक की पूर्ववर्ती संख्या होगी क्या, एक की पूर्ववर्ती संख्या नहीं होती है, हाँ एक की परवर्ती संख्या होती है। तो ये जो दो कंसेप्ट हैं, पूर्ववर्ती और परवर्ती, इन दोनों को हमें समझना है। तो एक बार आप फिर से सोच के देखें, हम आपसे फिर प्रश्न करेंगे। सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या संभव नहीं है। प्राकृत संख्या शुरू कहाँ से होती है, 1 से। क्या 0 एक प्राकृत संख्या है, बिल्कुल नहीं। प्राकृत संख्याओं में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं, तो आगे की संख्या को क्या कहते हैं, पिछली संख्या से, परवर्ती यानी सक्सेसर। और पिछली संख्या को जो पहले आई थी उसे पूर्ववर्ती यानी प्रेडिसेसर। तो ये प्यारे बच्चों, ये होती हैं प्राकृत संख्याएं। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि प्राकृत संख्या को जब हम पढ़ते हैं ना लगातार आगे, तो आपने क्लास 8th में भी ये बात पढ़ी होगी कि प्राकृत संख्या किसी भी संख्या को नंबर लाइन यानी संख्या रेखा यदि हम एक बना दें, उस पर कैसे प्रदर्शित करते हैं। तो एक सीधी सरल रेखा खींची जाती है और इनमें समान दूरी पर इस तरह के कट लगा देते हैं। तो सबसे पहला जो कट लगा है, ये स्टार्ट में तो 0 है, ये मतलब 0 लिखा नहीं है, 0 प्राकृत संख्या है ही नहीं। तो सबसे पहली संख्या क्या होगी, 1 होगी। 1 से ही शुरू करेंगे ना, 1 2 3 4 5 6 ऐसा बढ़ते चले जाइए। तो अब बस इस नंबर लाइन के आधार पर आप एक बहुत अच्छा कंसेप्ट, बहुत अच्छी अवधारणा जो पहले हमने पढ़े थे वो समझ में आ सकता है। कौन सी, जैसे 5 के आगे क्या आ रहा है, 6, तो 5 का 6 क्या है, 6 क्या है, 6 है 5 का परवर्ती और 5 6 का पूर्ववर्ती। बस यही तो याद रखना है। अब इसे प्यारे बच्चों आप जानते हैं कि ये अंक गणित है ना, हम गणित में अलजेब्रा भी पढ़ते हैं, यानी चर और अचर संख्या की जब हम बात करते हैं ना, तब हम इस गणित को बीजगणित कहते हैं, यानी अलजेब्रा कहते हैं। अब यदि हमें इसी बीजगणितीय रूप में लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे। मान लेते हैं कोई भी एक प्राकृत संख्या है, तो लगातार यदि इन प्राकृत संख्या को हमें आगे बढ़ाते जाना है तो कैसे बढ़ाएंगे। मान लीजिए n कोई प्राकृत संख्या है, तो सबसे पहली संख्या क्या होगी, n होगी। n के बाद n+1, फिर n+2, फिर n+3, तो ये लगातार बढ़ते चला जाएगा। और यदि n बराबर 1 हो तो बस इसे हम लिख सकते हैं। तो सबसे पहले n बराबर क्या होगा, 1, n+1 क्या होगा, 2, n+2 क्या होगा, 3, n+3 क्या होगा, 4। बस ये आप प्राकृत संख्या को बीजगणितीय प्रदर्शन आपने कर दिया। इसका उपयोग आगे की क्लासेस में आएगा, और आगे की क्लासेस ही नहीं, आपकी 9th की क्लास में भी आगे जो चैप्टर्स आ रहे हैं ना, उसमें भी इसकी जरूरत पड़ेगी। तो भाई ये बीजगणितीय रूप से प्रदर्शन भी हमें याद रखना है। अब आगे देखते हैं, 0 प्राकृत संख्या है क्या, नहीं है, 0 प्राकृत संख्या नहीं है। 0 सिर्फ 0 की बात कर रहे हैं हम, लेकिन 10 100 1000, अब भाई 240 भी तो हो सकता है, 1750 भी हो सकता है, यानी जिसमें 0 आ रहा है। यदि ये संयुक्त रूप से ऐसी है ना, तो ये प्राकृत संख्याएं हैं। तो इस तरह हमने अभी ये इन प्राकृत संख्याओं के बारे में ही पढ़ा है। तो अब एक प्रकार की संख्या और देख लेते हैं, जिसे हम कहते हैं पूर्ण संख्याएं, यानी होल नंबर्स। याद रखिए पूर्ण। अब ये पूर्ण कैसे हो गई, अभी समस्या आई थी ना 0 की, कि 0 प्राकृत संख्या नहीं है क्या। हाँ बिल्कुल, 0 तो प्राकृत संख्या नहीं थी, लेकिन यदि 0 को भी प्राकृत संख्याओं में शामिल कर दिया जाए तो ये पूर्ण संख्या बन जाती हैं, और इसे W से व्यक्त करते हैं। अब आप सोचते होंगे कि भाई प्राकृत संख्याओं को किससे व्यक्त करते हैं, भाई कहीं शॉर्टकट में लिखना हो तो क्या लिखेंगे, n लिखते थे ना, वैसे ही होल नंबर यानी पूर्ण संख्याओं को W से लिखते हैं। अब यहाँ पर ये ध्यान रखना है,
पूर्ण संख्या को इंग्लिश में वोल नंबर लिखते हैं, वोल, तो वोल का W लिख दिया हमने। तो इस तरह W बराबर, ये अब शुरू कहाँ से होगी, शून्य से शुरू होगी, क्योंकि सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य होती है। इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7, माफ कीजिए यहाँ पर 4 2 बार हो गया मुझे गलती से, तो इस तरह बढ़ते चली जाएंगी। तो अब प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या में अंतर क्या है, प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है जबकि पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू होती हैं। तो 0 एक पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृत संख्या नहीं है, ये बात हमें ध्यान रखनी है। क्या, 0 एक पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृत संख्या नहीं है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है किंतु सबसे बड़ी पूर्ण संख्या संभव नहीं है, जैसे प्राकृत संख्या में भी था। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0, सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1। जिस तरह सबसे बड़ी प्राकृत संख्या संभव नहीं थी, उसी तरह सबसे बड़ी पूर्ण संख्या भी संभव नहीं है। अब इसका संख्या रेखा पर प्रदर्शन कैसे करेंगे? प्यारे बच्चों, संख्या रेखा पर प्रदर्शन हमने पिछले संख्या में देखा होगा, 1 से शुरू किया था। अब पूर्ण संख्या को प्रदर्शन करें तो क्या करें, इसमें 0 भी शामिल करें, क्योंकि आपने देखा होगा प्राकृत संख्याओं में एक कमी नजर आई थी आपको कि सबसे शुरू का जो कट था ना, वहाँ हमने कुछ भी नहीं लिखा था। भाई ये 0 है, ये 0 है, तो यहाँ 0 1 2 3 4। तो बस अब यदि इससे कई तरह के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं कि क्या पूर्ण संख्याओं में प्राकृत संख्या शामिल होती है? जी हाँ, बिल्कुल होती है। क्या प्राकृत संख्याओं में पूर्ण संख्या शामिल होती हैं? नहीं होती, पूरी नहीं होती। प्राकृत संख्या में 0 नहीं होता है जबकि पूर्ण संख्या में 0 होता है। और पूर्ण संख्याओं में अगर 0 को छोड़ दिया जाए तो क्या बचता है, तो प्राकृत संख्या बचती है। लेकिन यदि ऐसी संख्या कहीं लिखी हो 0 1 2 3 4 5 6, ये यदि 0 सहित सभी प्राकृत संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं, ये बात हमें याद रखनी है। तो इस तरह इस लेसन में हमने 2 संख्याओं के बारे में पढ़ा। कौन सी? प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या है। प्राकृत संख्या को किससे लिखते थे? कैपिटल N से। और पूर्ण संख्याओं को किससे लिखते हैं? कैपिटल W से। तो बस ये 2 बेसिक नंबर्स हैं जिसको हमें याद रखना है। अब इसके बाद की जो संख्या आएंगी ना, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके आधार पर आपको बड़ी क्लासेस की मैथ्स पढ़नी पड़ेगी। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगले लेसन में। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद।